Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम एक नए कंसेप्ट वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो की तो हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ों को हम एक वीडियो पे डिलीवर करने जा रहे हैं और शुरू से बेसिक से लेके एंड तक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप स्टैंडिंग वेव्स पढ़ भी चुके हैं तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए होंगे, तो उन पॉइंट्स को आप इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। एक अच्छा वीडियो होने वाला है, एक अच्छा रिवीजन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो पर मिल सकता है। एज वेल एज अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़े से वेव्स के प्रीवियस नॉलेज बस आपका होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट वगैरह जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे वीडियोस अभी तक डिलीवर किए हैं और कंसिस्टेंटली के साथ बोल सकते हैं कि आगे भी वो वीडियोस आते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं एक अच्छे फ्लो पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिसमें हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए कुछ छोटे मोटे चीज़ों की। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमें पता है कि अगर ये एक वेव है, यहाँ पर अगर कोई दूसरा मीडियम है तो अगर इस पे एक इंसिडेंट वेव छोड़ा जाए, एक इंसिडेंट पल्स, अगर इस पे हमने एक इंसिडेंट पल्स जनरेट किया है तो इस जगह पर कुछ पल्स ट्रांसमिट होगा और कुछ पल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि कुछ पल्स यहाँ से इंसिडेंट हो ही रहा है, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में दो वेव्स मिलने वाले, एक रिफ्लेक्टेड पल्स और एक इंसिडेंट पल्स। और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे बात करें तो यहाँ पर ट्रांसमिटेड पल्स होने वाला है। हम इसके एम्पलीट्यूड के भी रिजल्ट्स को पढ़ते हैं और उससे हमें ये समझ में आता है कि अगर ये जो सेकेंड मीडियम है अगर वो बहुत बड़ा हो जाए फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में, मतलब जैसे अगर एक फिक्स्ड बाउंड्री या फिर वॉल वगैरह हम लगा दें, तो उस केस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के इक्वली हो जाता है। बिकॉज रिफ्लेक्टेड का जो हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा होता है वो होता है v2 माइनस v1 टाइम्स ऑफ v2 प्लस v1 और टाइम्स ऑफ a एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। और अगर ये इससे टकराता है तो वेलोसिटी सेकेंड मीडियम पे लगभग 0 होती है, तो उस वजह से ये माइनस v1 और साथ में v1 प्लस v2 पे फिर से v2 को हटाते हैं तो ये कुछ माइनस ai जैसा दिखता है। और माइनस हमें ये बताता है कि यहाँ पर पाई का शिफ्ट होता है, इसके डिस्टर्बेंस पे पाई का शिफ्ट होता है। एम्पलीट्यूड के बारे में तो ठीक है वो जैसा भी बोले, बट इसके जो डिस्टर्बेंस है, मतलब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उस वक्त अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक पाई शिफ्ट आता है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है विथ पाई शिफ्ट। पाई शिफ्ट का मतलब है कि अगर वेव ऐसा टकराया था इंसिडेंट ऊपर जाता हुआ, तो जो ये पार्टिकल को डिस्टर्ब करना चाहेगा वो नीचे के साथ करेगा। मतलब उसका जो SHM का आधा पाई फेज है वो ऑलरेडी उसको रिवर्स करके चलने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये इस जगह पर इंसिडेंट वेव जो आया है, अगर वो उसको पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहता है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा उस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहेगा। बिकॉज हाफ जो हमारा बोल सकते हैं SHM है वो यहाँ पर स्किप हो जाता है रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो, इस तरह से कुछ। तो ये कुछ प्रीवियस नॉलेज हमें पहले तो होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ये इससे टकराता है, जब इससे वेव टकराते हैं तो होता क्या है, जब इससे वेव टकराएगा तो होगा क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से एक वेव आ रहा है, यहाँ से एक पाई शिफ्ट के साथ एक वेव आएगा और फिर इनके टकराने के बाद जो एक स्टैंडर्ड कैसा वेव का फॉर्मेशन होगा उस जगह पर, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से सुनना।
इससे फिर हमें चीज़ों को आगे में डील करनी थोड़ी आसान होगी और इसका अंडरस्टैंडिंग आप शायद ही इस तरह से कभी सोचे होंगे कि ये क्यों फॉर्मेशन होता है। तो हमारा टॉपिक है व्हाई नोड्स एंड एंटी नोड्स आर देयर। अब ये नोड्स क्या है, एंटी नोड्स क्या है, अभी से आपको नहीं सोचना है, हम बात करेंगे, बट इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो मान लो ये इंसिडेंट का बना हुआ है, ठीक है, ये इंसिडेंट वेव का बना हुआ है कुछ इस तरह से। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए, एक पी और एक बिल्कुल बाउंड्री पे पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, एक बाउंड्री पे पॉइंट है। तो मान लो अभी बाउंड्री के पॉइंट पे जस्ट एनर्जी आई है, जस्ट वेव यहाँ पर पहुंचा है, तो इस वक्त ये पार्टिकल को मान लो ऊपर ले जाना चाह रहा है, इधर के पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाह रहा है। तो हमें पता है कि वेवलेंथ क्या होता है। अगर इस पार्टिकल को जस्ट ये ऊपर जाना चाह रहा होगा तो इससे लैम्डा डिस्टेंस दूर पे जो पार्टिकल है उसका और इस पार्टिकल का फेज सेम होता है, ऐसा हमें पता है। और अगर मैं λ/2 वाले पार्टिकल की बात करूं जो इससे λ/2 डिस्टेंस दूर पर होगा, वो पार्टिकल इस प्रेजेंट मोमेंट पे जब इसको एनर्जी मिली है वो नीचे जाना चाह रहा होगा। बहुत ऑब्वियस है, आप समझ रहे होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या कराना चाहेगा, रिफ्लेक्टेड वेव का क्या हाल होगा। तो जैसे इसको एनर्जी मिली वैसे पाई शिफ्ट के साथ रिफ्लेक्टेड वेव आएगा। और रिफ्लेक्टेड वेव पाई शिफ्ट का मतलब है कि ये पार्टिकल अगर ऊपर ले जाना चाह रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव इसी पार्टिकल को मैंने नीचे बनाया है, इसी पार्टिकल में इसी रोप में सारी चीज़ें डील हो रही हैं, ये इसको नीचे ले जाना चाहेगा। मतलब हर वक्त इनके बीच में एक पाई का फेज डिफरेंस होगा दोनों के वेव्स के बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये ऊपर ले जाना चाह रहा है, ये नीचे ले जाना चाह रहा है, तो ये पॉइंट्स कभी मूव नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट्स कभी मूव करेंगे नहीं, ये पॉइंट्स कभी मूव नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया मुझे, ये पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे। आगे क्या, तो आगे ऐसा होगा कि ये पार्टिकल की अगर बात करें, ये जो अभी नीचे जाना चाह रहा था, तो जब ये वेव इस पार्टिकल पे पहुंचेगा तो इस वेव को कितना डिस्टेंस चलना है, λ/2। तो λ/2 डिस्टेंस चलने के लिए ये टाइम क्या लेगा, t/2। ये क्या टाइम लेने वाला है, t/2 टाइम लेने वाला है। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव t/2 टाइम्स के बाद इस पॉइंट पे पहुंचने वाला है, इस पॉइंट पे, p वाले पॉइंट पर। और उस वक्त ये पार्टिकल अभी नीचे था तो t/2 पे किधर होगा, ऊपर जाना चाह रहा होगा, t/2 टाइम के बाद ऊपर जाना चाह रहा होगा। और जैसे वो ऊपर जाना चाह रहा होगा तो ये रिफ्लेक्टेड वेव आएगी और वो किधर ले जाना चाहेगी, इसे नीचे ले जाना चाहेगी। बिकॉज रिफ्लेक्टेड वेव जब जस्ट यहाँ पे पहुंच रहा है ना, तो वो अपने इस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहेगा। और ये जो वेव की अगर बात करें तो ये इंसिडेंट वेव की वजह से ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा होगा, ऊपर जाना चाह रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पॉइंट जो है, ये भी बोल सकते हैं कि कभी डिस्प्लेस नहीं होने वाला है। बिकॉज हमेशा इस पार्टिकल को एक वेव ऊपर ले जाना चाहेगा और दूसरा वेव नीचे ले जाना चाहेगा। ओवरऑल देखें तो वो पार्टिकल भी कभी मूव नहीं कर रहा है। अब बात करें कि λ/4 पे जो पार्टिकल्स हैं, λ/4 पे जो पार्टिकल है, तो λ/4 का मतलब हो गया कि t/4 टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। तो जब ये जब ये वेव यहाँ पे टकराई थी तो ये पार्टिकल यहाँ था और नीचे जा रहा था, तो t/4 पे ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा और ये किधर जाना चाह रहा होगा, नीचे जाना चाह रहा होगा। रिफ्लेक्ट किसकी वजह से, इंसिडेंट की वजह से। और रिफ्लेक्टेड भी किधर ले जाना चाहेगा, इसे नीचे ले जाना चाहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल में रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट दोनों का फेज एक सा हो गया है, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम नीचे को जाने वाला है। तो ऐसे पॉइंट्स जो कभी डिस्प्लेस ना हो इस वेव के फॉर्मेशन पे, वैसे पॉइंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव सेम तरह का मोशन कराना चाहें तो वो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेस होते हैं, और वैसे पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स का नाम देते हैं, वैसे पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात करें तो, और ये जो वेव फॉर्म हो रहा है, ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन कब हुआ, अगर आप ध्यान से सोचें तो स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन तब होता है जब दो इक्वल और ऑपोजिट एम्पलीट्यूड, अभी हम इक्वल ऑपोजिट ही बोल रहे हैं, दो और भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक वेव इधर से आ रही है, दूसरी वेव इधर से आ रही है, और अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर हम सेम रखें तो उस पर्टिकुलर चीज़ों पे मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा वेव का फॉर्मेशन होगा जिसमें कुछ पॉइंट्स कभी मूव नहीं करेंगे और कुछ पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेस होंगे, बाकी के पॉइंट्स भी डिस्प्लेस होंगे बट वो मैक्सिमम और जीरो के बीच में होने वाले हैं। तो ऐसे वेव को हम स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं। तो चलो उसको डिफाइन करते हैं। तो व्हेन टू वेव्स coming in opposite direction superimpose it results in formation of standing waves। ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव्स के फॉर्मेशन में हमारा रिजल्ट करता है। तो स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्म होता है जब एक इधर से वेव आ रहा है, एक इधर से वेव आ रहा है, और दोनों वेव एक ही स्ट्रिंग पर है, और दोनों अगर सुपर इम्पोज कर जाए तो स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन होता है। ये तो हुआ स्टैंडिंग वेव्स का डेफिनेशन। और अब इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, स्टैंडिंग वेव्स के डेफिनेशन के बाद हम बात करना चाहेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, फिर हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि नोड्स एंटी नोड्स का पॉइंट क्या होगा। बट ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ नोड्स आएंगे यहाँ पर और कुछ एंटी नोड्स भी आएंगे, तो वो क्यों आ रहे हैं उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मैंने 5-7 मिनट में आपको दिया है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा 1-2 बार उसको आप रिपीट करके सोचें, बिकॉज अगर आप शुरू के वेव्स में थोड़े वीक हैं तो शायद वो एक्सप्लेनेशन हल्का सा आपको कम समझ में आया हो। बट अगर नहीं भी आया है तो आप थोड़ा 1-2 बार उसको सोचने की कोशिश करें, और अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप आगे थोड़े इक्वेशंस के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम इक्वेशन के साथ आते हैं, और इक्वेशन में अगर मैं बोलूँ तो एक राइट ट्रैवलिंग वेव है तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और सेकेंड वेव को लिख लेता हूँ a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये दो वेव्स का फॉर्मेशन मैं कर रहा हूँ, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ से एक रिजल्टेंट वेव बनाते हैं। तो अगर इन्हें ऐड करें तो नेट वेव जो बनेगा वो कुछ बनेगा 2a साइन के एक्स, या फिर अगर देखें तो हम इसको एक्सपैंड वगैरह कर सकते हैं। तो a को मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ, तो लिखूँगा 2a और साइन a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू ऐसा यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी बाई टू अगर करें तो ओमेगा टी वाला टर्म बच रहा है, और कॉस a माइनस बी बाई टू की अगर बात करें तो a माइनस बी बाई टू अगर देखें तो ठीक है, तो इट विल बी के एक्स वाला टर्म एक बच रहा है। तो अगर वाई नेट की बात करें तो ये कुछ हो रहा है 2a कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी। तो ऐसा कुछ वेव का इक्वेशन होता है। अगर स्टैंडिंग वेव्स की बात करें तो इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलने वाला है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये इसी फेज के साथ मिले, इनमें कुछ +5 का इनिशियल फेज हो, कुछ भी हो, तो इसके कुछ और अदर फॉर्म्स हैं, वो भी मैं साथ में लिख रहा हूँ। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि हर एक फॉर्म्स क्या बता रहा है। बिल्कुल सेम चीज़ है, इसमें आपको परेशान नहीं हो रहा है। तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट इक्वेशन का ये है। तो अदर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो बस ऐसा लिख सकता हूँ 2a, यहाँ पर कॉस है तो मैं साइन लिख लेता हूँ, साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी, एक ये हो गया। फिर 2a साइन के एक्स, या फिर कॉस के एक्स का एक इक्वेशन लिखते हैं, कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी, और एक इक्वेशन लिख सकते हैं 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी।
कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो मैच ही कर रहा है। तो कॉस का एक और टर्म लिखा जा सकता है जिसमें कि इसको ओमेगा टी रख सकते हैं। तो आप ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो ऐसा बोला जा सकता है कि इस वेव का ये जो पार्ट है इसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है, इसका एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है। और ये जो पार्ट है इस इक्वेशन का, इसको फेज का नाम दिया जाता है। तो एक एम्पलीट्यूड है, दूसरा फेज है, और इनके बारे में फिर हमें और डिटेल में बात करना है। तो अगर मैं इसको एक प्लॉट करूं, अगर इसे मैं एक प्लॉट करूं तो आप क्या देख सकते हो, थोड़ा सा इसको इक्वेशन को समझने की कोशिश करें। तो इक्वेशन है, अगर मान लो y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा टी। मैंने कोई भी फॉर्म ले लिया है, अब जिसके साथ आपको प्रॉपर लगे वो डील कर सकते हैं, सारे में बातें एक ही होनी है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको एम्पलीट्यूड का नाम दे रहे हैं। और एम्पलीट्यूड का नाम देने का मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है, फेस तो सारे पार्टिकल का, अगर ठीक है उसके बारे में बाद में देखेंगे, ओमेगा टी वाला फैक्टर जो भी है, ओमेगा टी वाला फैक्टर हर एक पार्ट के लिए आई थिंक सेम होगा। ओमेगा टी हर एक एक्स पर, फॉर एनी एक्स, किसी भी एक्स के लिए ये वाला टर्म तो सेम होगा। तो कौन सा टर्म डिफाइन करेगा उसे, ये वाला टर्म डिफाइन करना है, 2a cos के साइन के एक्स है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर डिफरेंट एक्स एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट। अलग अलग एक्स के लिए एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। ऐसा आपके ट्रांसवर्स वेव पे नहीं होता था, दो वहाँ पर डिले पे काम होता था। मतलब एक वेव, इस पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो अपने सेम एम्पलीट्यूड का एसएचएम किया, आगे थोड़ी देर बाद इस पार्टिकल को एनर्जी मिली और ये अपना एसएचएम शुरू करता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो सेम नहीं देखने को मिल रहा है, वो सेम नहीं देखने को मिल रहा है। और बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज हमने जो यहाँ पर चीज़ों को सीखा है इस हिसाब से ये पार्टिकल 2a तक ऊपर जा सकता है, बिकॉज इस पे दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में उसको मैक्सिमम डिस्प्लेस कराएंगे। और ये जो पार्टिकल है ये थोड़ा कम डिस्प्लेस करेगा, ये भी कम डिस्प्लेस करेगा, और ये पार्टिकल तो डिस्प्लेस ही नहीं होगा। तो ये बात हम पहले भी यहाँ से भी समझ पाए थे, और इसी चीज़ को हम इक्वेशंस के थ्रू भी अभी डील करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो फॉर डिफरेंट एक्स एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब वेव का फॉर्मेशन करेंगे तो अगर मैं इसको चाहूँ तो प्लॉट कर सकता हूँ अलग अलग एक्स के लिए किसी भी टाइम पर। तो अगर मैं मान लो इसकी वैल्यू को कुछ देर के लिए 1 मान रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू को मैं कुछ टाइम के लिए 1 मान रहा हूँ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टी पे ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर टी पर ये वाले जो वैल्यूज़ हैं उसमें हो सकता है कि कोई पार्टिकल यहाँ पर हो, कोई यहाँ पर हो, कोई ऐसा हो और ऐसा। तो आपको ये पर्टिकुलर किसी भी टाइम पर अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाले हैं। इसके बारे में मैं आगे बहुत अच्छे से बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें बस इसको। तो 2a sin kx को अगर मैं प्लॉट करूं तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे मान लो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी x के लिए कोई ऐसे भी x पाए जाएंगे जिसके लिए ये टर्म हमेशा 0 है किसी भी टाइम पे। तो किसी भी टाइम पे कुछ ऐसे x मिलेंगे हमको जो कभी y रखते ही नहीं है अपने पास, y रखते ही नहीं है, मतलब वो मूव ही नहीं किए। और हम देख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे मुझे एक ऐसे भी x मिलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऐसा x भी मिलेगा जो सबसे ज़्यादा y पर है, तो वो एंटी नोड कहलाएंगे। और जो कभी मूव नहीं करेंगे वो नोड कहलाएंगे हमारे प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना 2a sin kx और cos ओमेगा t, तो इस इक्वेशन पे ये जो पहला टर्म है
मुझे ये बताने वाला है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा। और ये जो सेकेंड टर्म है मुझे किसी टाइम पे बताने वाला है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि टाइम 0 पे, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल सारे कैसे थे, इसके बारे में मुझे ये सेकेंड टर्म नॉलेज देगा। तो आपके पास जो 4-5 फॉर्म मैंने लिखे थे उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनमें डिफरेंस बस ये है कि x0 वाला पार्टिकल कैसा बिहेव करेगा और टाइम 0 पे पार्टिकल कैसे होंगे, उसके हिसाब से हम आगे की सिचुएशन को डील करेंगे। इस वजह से हर इक्वेशन आपको ऐसा कुछ बताने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो अगर साइन के x वाला फॉर्म है तो x0 आपको y की वैल्यू हमेशा 0 देगा, मतलब नोड मिलेगा x0 पे। और अगर आप इस पे cos का वैल्यू लाते तो x0 पे ये वाला जो टर्म है एम्पलीट्यूड का वो 2a का फॉर्म मिलता मुझे, मतलब वो एक एंटी नोड का फॉर्म होता, वो एंटी नोड का एक पॉइंट होता। तो बस मुझे पहला टर्म ये बता रहा है कि x0 कैसा है, और जो सेकंड टर्म है मुझे वो बता रहा है कि टाइम 0 पे ये कहाँ थे। उसके बाद के मोशन को हम जैसे जैसे समय बीतेगा हम डील कर सकते हैं चीज़ों को। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने इक्वेशंस को किस तरह से सोचना है। और इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल करते हैं कि इन पार्टिकल्स में रिलेशन कैसा है और कैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में। तो सपोज मान लो किसी भी टाइम पे अगर मैं इक्वेशंस के थ्रू प्लॉट करूं तो मुझे ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है, किसी भी टाइम पे मान लो ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो आप चाहो तो एक बार प्लॉट कर सकते हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उसमें टाइम वेस्ट ना करूँ, बिकॉज बहुत बेसिक सी बात है। आप अलग अलग एक्स पे वैल्यू रखो तो एक 0 पे आपको पार्टिकल ऐसा ही दिख गया 0 पे, और किसी पर्टिकुलर एक्स पे पार्टिकल आपको ज़्यादा डिस्प्लेस दिख गया, और बिकॉज ये वाला टर्म मान लेते हैं सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो किसी भी टाइम पर सबसे ज़्यादा हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम नोड्स बोल रहे हैं, और इन पार्टिकल्स को हम एंटी नोड्स बोल रहे हैं। तो नोड्स वो पार्टिकल हैं जो कभी भी डिस्प्लेस नहीं होते, और एंटी नोड वो पार्टिकल हैं जो कि किसी भी टाइम पर बाकी सारे पार्टिकल के कंपैरिजन में सबसे ऊपर होते हैं। ऐसा हमें याद रखना है। तो अगर मैं नोड्स वाले पार्टिकल की बात करूं तो अगर नोड्स को हम कैलकुलेट करना चाहें तो उनके लिए 2a साइन के एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, और 2a साइन के एक्स की वैल्यू 0 मतलब साइन के एक्स की वैल्यू 0। और अगर मुझे k को कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बाई लैम्डा लिखा जा सकता है। तो साइन 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ x विल बी 0। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये जो टर्म हमारा बना, अगर इसको 0 होना है तो मैं बोल सकता हूँ इसे कि ये मल्टीपल होना चाहिए पाई का, और इस वजह से यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हैं एक पाई और एक पाई को, और x की वैल्यू हम बोल सकते हैं n लैम्डा बाई 2। x की वैल्यू n लैम्डा बाई 2 पर मुझे ऐसे देखने को मिलने वाला है कि नोड्स होंगे। मतलब एक तो हमें नोड यहाँ पर दिखने को मिल रहा था, और अगला नोड जैसे मैंने ये स्केच बनाया उस हिसाब से ये बिल्कुल सही स्केच बना है, बिकॉज जो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होंगे, जो ये वेव था उसके लैम्डा बाई 2 पे जो पार्टिकल्स होंगे वो फिर से नोड होने चाहिए। और हमने ये बात वहाँ पे भी किया था, अगर आप ध्यान से इस चीज़ों को समझें तो हमने यहाँ पर भी वैसा ही कुछ देखा कि ये जो पार्टिकल है हमारा, ये लैम्डा बाई 2 वाला पार्टिकल फिर से इसके बाद एक नोड की तरह बिहेव करने वाला है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गया है कि लैम्डा बाई 2 पे जो पार्टिकल है वो नोड पर है, और अगर एंटी नोड की कैलकुलेशन करें तो ये तो नोड का कैलकुलेशन हो गया, नोड कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। और अगर एंटी नोड के बारे में बात करें तो एंटी नोड्स पाया जाएगा जब साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, या फिर +-1 हो जाए, ऐसा बोल सकता हूँ। +1 भी चलेगा, -1 भी चलेगा।
एंटी नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर मैं देखूं तो लिख सकता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक यहाँ पर मिलने वाला है, अगला यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये अगर देखें तो दिस इज लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 2 और 2 लैम्डा बाई 4, और ये बोल सकते हैं 3 लैम्डा बाई 4। तो बोल सकते हैं हम कि 2n+1 लैम्डा बाई 4। तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ 2n+1 लैम्डा बाई 4 के साथ, बिकॉज नॉर्मली भी लिखा जा सकता था, बट अगर मैं इसे लैम्डा के टर्म्स पे ना लिखना चाहूँ, मैं पाई के टर्म्स में लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूँगा मैं इसे 2n+1 पाई बाई 2। तो एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल अगर लिखे तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, पाई वगैरह को आप कर लो कैंसिल। सो x इज 2n+1 लैम्डा बाय 4। तो आप देख सकते हो कि मुझे कुछ ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर मुझे एंटीनोड मिलना चाहिए था, और हमने पहले भी कैलकुलेट किया कि यहाँ पर मुझे एंटीनोड देखने को मिल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि नोड्स और एंटीनोड्स का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो दो नोड्स के बीच में जो सेपरेशन होगा, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो लैम्डा बाय 2 का होगा, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो सेपरेशन होगा वो लैम्डा बाय 4 का होगा, और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में सेपरेशन अगेन लैम्डा बाय 2 का होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो इसको एक नोट में बनाते हुए लिख सकते हैं कि नोड और नोड के बीच का, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ नोड नोड के बीच लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड के बीच लैम्डा बाय 4, और एंटी नोड के बीच सेपरेशन अगेन लैम्डा बाय 2। तो ये सेपरेशन आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो अभी तक हमने ये सीखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि सबके कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो उन्हें हम एंटी नोड बोल रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स को हम नोड बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या एंटी नोड का मतलब ये है कि वो पार्टिकल हमेशा 2a पे रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एंटी नोड के पार्टिकल्स की बात करें तो 2a sin kx, जिनके लिए sin kx की वैल्यू 1 है, वो पार्टिकल हमारे एंटी नोड है। तो उनका किसी भी टाइम पर होने वाला डिस्प्लेसमेंट ये होगा, जब cos ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी तो वो 2a हाइट पर रहेंगे, अदरवाइज वो 0 से लेके 2a के बीच में कहीं पर भी हो सकते हैं, बट वो जहाँ पर भी होंगे उनके कंपैरिजन में उनके आसपास के पार्टिकल उनसे नीचे ही होंगे। बोलने का मतलब ये है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में आया कि हमारा लूप कुछ ऐसा बना है, हमारा एक लूप कुछ ऐसा बना है और अगला लूप कुछ ऐसा बना है। तो एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें लिख लेनी चाहिए, तो आप उसको साथ में लिखते हुए चलें। तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं, एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, तो अगर मान लो ये अपने एक पार्टिकल के लिए cos ओमेगा t 0 हुआ, मतलब 1 हुआ, तो y इज इक्वल्स टू 2a sin kx। ये तो हर एक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग कांस्टेंट है, और cos ओमेगा t। तो जब एक पार्टिकल के लिए cos ओमेगा t 1 हुआ तो हर एक पार्टिकल के लिए cos ओमेगा t 1 हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सारे पार्टिकल्स एक लूप के अंदर जो लाई करेंगे वो अपने एक्सट्रीम पर होंगे उस वक्त, बिकॉज उसके बाद वो और ऊपर नहीं जा सकते। वो मैक्सिमम ऊपर कब जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं, यही उनका एम्पलीट्यूड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सेम फेस पर होने वाले हैं, वो सेम फेस पर होने वाले हैं, उनके बीच में कोई भी फेस का डिफरेंस नहीं है। बिकॉज जब ये वैल्यू, जब cos ओमेगा t 1 होगा तो सबके लिए होगा, और cos ओमेगा t 0 होगा तो सारे पार्टिकल का y उस वक्त 0 होगा। तो सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे, और एक साथ ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, और एक साथ सारे पार्टिकल्स नीचे आएंगे। मतलब एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं
उन पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमेशा उनका फेज सेम फेज पर वो ऑसिलेट करेंगे। ऐसा ट्रांसवर्स वेव पे नहीं होता था। ट्रांसवर्स वेव पे होता था पहले से एनर्जी मिली, ये पहले ऑसिलेट करना शुरू हुआ, बाद में से एनर्जी मिली, ये बाद में ऑसिलेट करना शुरू हुआ, बट दोनों का SHM आइडेंटिकल होता था। यहाँ SHM आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पर फेज एक जैसा है, बिकॉज एक पार्टिकल कम ऊपर जा रहा है, एक पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा है। आई थिंक आप ये बात को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। और अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बताऊं कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, इनमें बस एक डिफरेंस है कि ये वाला प्लस में है अगर, तो ये वाला माइनस में होगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि 2 पाई, ये वाला जो रिजल्ट था कि 2a साइन 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ x, तो एक x यहाँ पर होगा और ये जो पार्टिकल है ये λ/2 एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया है, उसके कंपैरिजन में λ/2 डिस्टेंस आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर बस एक λ/2 का फर्क आ जाएगा इस पार्टिकल में, x के साथ प्लस λ/2, और λ/2 डिस्टेंस पे ये पार्टिकल उसी y पर होगा बट नीचे होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दो कंसेक्यूटिव लूप्स में जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, मतलब एक जैसे पॉइंट्स हैं, जैसे ये है और ये है, इसके जैसा ये है और इसके जैसा ये वाला पार्टिकल है, तो जो दो कंसेक्यूटिव लूप्स के बीच में जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, आप बोल सकते हैं उनके बीच में हमेशा फेज पाई का होता है, उनके बीच में हमेशा फेज पाई का होता है। आई थिंक आप यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए होंगे, उनके बीच में हमेशा फेज पाई का होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो आपको ये पॉइंट्स लिख लेना चाहिए कि दो कंसेक्यूटिव लूप्स के बीच में जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच में फेज पाई का होगा, और एक ही लूप में होने वाले सारे पार्टिकल्स के पास जो फेज है वो सेम होगा, बिकॉज वो सब एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ जीरो होंगे, एक साथ नीचे आएंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली, जिसमें हमने फेजेस के बारे में बात किया, पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया। तो मैंने ये जो इक्वेशंस लिखा था, आई थिंक अलग जो डिफरेंट फॉर्म्स लिखे थे, इससे बस आपको ये समझना है कि टाइम जीरो पे वो पार्टिकल्स कैसे थे, और पहले वाले पार्ट से ये समझना है कि फेज मतलब एक ज़ीरो कैसा है, तो उस हिसाब से आप किसी भी टाइम पे स्केच कर पाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन है, तो मुझे ये इक्वेशन ये बता रहा है कि जो पहला वाला पार्टिकल है वो एंटी नोड का पार्टिकल है और टाइम ज़ीरो पे ये अपने एक्सट्रीम पे था, तो मुझे ग्राफ टाइम ज़ीरो पे ऐसा बनाना चाहिए था, मुझे ऐसा बनाना चाहिए था। और किसी भी टाइम पे अगर मुझे पूछा जाए तो इससे मैं रिलेट करके आगे की चीज़ों को बहुत ईजिली डील कर सकता हूँ। तो आपको ये इक्वेशंस ये बता रहे हैं। और अगर आगे की चीज़ों के बारे में बात करें तो मैंने इक्वेशंस के बारे में बात कर ली, और नोड एंटी नोड क्या होते हैं और उनका पोजीशन क्या होता है इसके बारे में बात हो चुकी है अभी तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े से एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टैंडिंग वेव जब फॉर्म होता है तो एनर्जी किस तरह से होते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने बोर्ड में लिखे नहीं, बट आप खुद से लिख रहे होंगे कि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, दो एंटी नोड्स के बीच में क्या है, दोनों के बीच में फेज का क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉपी में लिखनी चाहिए। तो एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी वेव है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें पता है हमारा वेव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है। तो दो तरह की एनर्जी के बारे में बात होगी, एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होगी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात होगी। तो ये दो तरह के एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप देखें तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं, मान लो जब ये पार्टिकल ऐसे थे, तो मुझे बताओ कि सेम टाइम पे ये अपने एसएचएफ को कंप्लीट कर रहे हैं, बट जो बीच वाला पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है। तो बहुत ऑब्वियस है ना कि किसी भी टाइम पर होने वाला उसका स्पीड एज कंपेयर टू ऑल अदर पार्टिकल्स वो ज़्यादा होगा। अब चाहो तो इसको इस रिजल्ट से भी देख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैंने a/2 रख लिया, किसी भी टाइम पर देखना चाह रहा हूँ, तो v की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से, आई थिंक ये √3/2
ओमेगा ए ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं किसी भी टाइम पर, जब वो सारे पार्टिकल्स अपने a/2 पे थे, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो पार्टिकल बोल सकते हैं कि ज़्यादा स्पीड रखा होगा अपने पास। तो ये बात तो मुझे एग्जाम्पल से नहीं समझाना था, बट अगर आप मेरे पहले कही गई बात को अगर नहीं समझ पाए थे तो अब शायद समझ पा रहे होंगे, बिकॉज सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर गए, एक साथ नीचे आए, तो जो बीच वाला पार्टिकल है वो लंबा ऊपर नीचे गया ना, तो उसको ज़रूर ज़्यादा स्पीड के साथ वो मूव किया होगा किसी भी इंस्टेंट पे। तो मैं बोल सकता हूँ किसी भी इंस्टेंट पे जो एंटी नोड के पार्टिकल हैं वो हाईएस्ट वेलोसिटी रखने वाले हैं, और उसके आसपास के जो पार्टिकल हैं वो भी ठीक ठाक वेलोसिटी रखेंगे, अगर मैं कंपेयर करूँ कि जो नोड्स के पास के पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल्स विच आर नियर टू द एंटी नोड will have greater kinetic energy as compared to those particles which are near to the nodes. ठीक है, तो kinetic energy for antinode will be greater than kinetic energy of the particle which is near to the nodes. nodes के पास तो होगी नहीं kinetic energy, but जो nodes के पास है उनके पास भी कम होगी, because वो बहुत छोटा ऑसिलेशन कर रहे हैं और सेम टाइम ले रहे हैं। तो बहुत ऑब्वियस है ये चीज़। तो ये चीज़ आप आई थिंक समझ पाए होंगे, हम इसको इक्वेशन से भी अभी प्रूफ वगैरह करेंगे। और सेकेंड पार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सेकेंड थिंग इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं आपको इस ग्राफ को कंप्लीट करूँ तो आपको देखना चाहिए यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल्स है ना, मैं इसको दो इक्वल हाफ में कट कर रहा हूँ, मान लो ऐसा, और कुछ इस तरह से, ठीक है, दो इक्वल हाफ में मैंने इसको कट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी आता क्यों है, बिकॉज ये पार्ट पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। ये पार्ट पहले ऐसा था और अब भी जनरली ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आई है। तो टेंशन जो वर्क करता है वही पोटेंशियल एनर्जी पे स्टोर होता है। जो भी टेंशन का वर्क है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टेंशन कैसा काम कर रहा है? टेंशन इसके लेंथ को बढ़ा रहा है, इसको खींच रहा है। स्ट्रिंग जो पहले ऐसी थी वो अब ऐसे पूरी घूम के जा रही है ना, तो लेंथ तो बढ़ गया है ना उसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का। तो हर एक सेगमेंट थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हुआ है। तो वो जो हर एक सेगमेंट स्ट्रेच हुआ है, ये स्ट्रेचिंग का काम टेंशन कर रहा है, और टेंशन का जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, तो आप देख सकते हैं जो एंटी नोड के पास के पार्टिकल हैं वो बहुत कम स्ट्रेच हो रहे हैं, और जो नोड के पास के पार्टिकल हैं उनका स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी of particles which is near to the node will be greater than to the potential energy which is near to the antinode. आई थिंक आप यहाँ तक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोलना चाहा है यहाँ पर। तो ये हमने कुछ चीज़ों को सोचा है, अब इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। निकालना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी चाहिए डी के, और किसी भी मान लेते हैं एक्स, ये जो वेव था मेरा, इसमें किसी भी एक डी एक्स लेंथ को काट रहा हूँ और उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहा हूँ। तो हाफ उस डी एक्स का मास होगा म्यू टाइम्स ऑफ म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ विच इज डी एक्स। तो हाफ म्यू डी एक्स, और उसका वेलोसिटी होगा dy बाय डी टी होल स्क्वायर। आई थिंक आप यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के साथ मुझे उसकी वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी मिल सकती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो हाफ म्यू डी एक्स, एंड व्हाट इज दिस, इसकी अगर वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स, a साइन के एक्स। a इज व्हाट, जो एंटी नोड है उसका एम्पलीट्यूड को a बोल रहा हूँ, 2a, इस सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो। 2a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड। एंड व्हाट इज a? अगर मैं उसको a से नाम दे दूँ तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं ना, मैंने a नाम दिया मैंने, साइन के एक्स और फिर हम कॉस ओमेगा टी।
इस इक्वेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे। तो अगर मैं इसको पार्शियली डेरिवेटिव करूं तो इट विल बी y इज इक्वल्स टू ए ओमेगा माइनस के साथ साइन के एक्स टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं वैल्यूज यूज करूं तो लिखूंगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात करें तो इट विल बी हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स। So this is kinetic energy per unit length in standing waves. ये kinetic energy per unit length हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम आगे आते हैं और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं और फिर चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि जो हमने पहले सोचा था क्या वो बातें ये भी इक्वेशन बता रहा है या नहीं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात करें तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मुझे टेंशन का वर्क लिखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर इस सेगमेंट को बस मैं ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं पहले इसका लेंथ था dx और अब इसका लेंथ हो गया है, मान लेते हैं ये किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन है इस पर्टिकुलर वक्त पर, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा dx सेक थीटा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे वर्क डन बाई टेंशन अगर लिखना है तो टेंशन का वर्क लिखूंगा मैं dw एंड दिस इज w या फिर dw दैट विल बी t टाइम्स ऑफ चेंज इन लेंथ। और चेंज इन लेंथ अगर देखें तो dx सेक थीटा माइनस dx, तो t इंटू dx को बाहर कॉमन लेंगे और सेक थीटा को लिखता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट -1 और दिस इज dw। और अगर मुझे dw को ओवरऑल लिखना है तो ऐसा कुछ, और इस टर्म पे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बड़े एंगल स्लोप नहीं बना रहे, हम उसके साथ डील कर रहे हैं। तो दिस थीटा इज़ क्वाइट स्मॉल और छोटे एज कम्पेयर टू 1 दिस tan थीटा इज़ स्मॉल, और इस वजह से मुझे यहाँ पर लिख लेना चाहिए हाफ टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर थीटा, हाफ टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म्स वाले हमारे कैंसिल हो जाएंगे और बाइनॉमियली एक्सपेंड कर दिया हूँ मैंने चीज़ों को। तो दिस इज dw इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज t/2 या फिर हाफ t 10 स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 10 थीटा? 10 थीटा इज नथिंग बट dy/dx। इस वक्त जो भी वाई एक्स के बीच में जो भी स्लोप बन रहा है इस ग्राफ का दैट इज tan थीटा। तो अगर dy/dx की वैल्यू निकालें इस जगह से ही अगर निकालें तो इट विल बी a के, बिकॉज मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और साइन का डेरिवेटिव लिखूंगा cos kx और फिर से अगेन साइन ओमेगा टी। सो दिस इज योर y डैश और ये भी y डैश है, मैंने डिफरेंशिएट किया एक बार टाइम के साथ और एक बार x के साथ। तो साइन ओमेगा टी सॉरी cos ओमेगा टी की वैल्यू थी तो मुझे cos ओमेगा टी लिखना चाहिए बिकॉज मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, इसे नहीं। सो दिस विल बी साइन cos kx। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, स्क्वायर करना है उसका, तो उस हिसाब से लिखते हैं a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर kx। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। और मैं थोड़ा सा इसको चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे। तो हाफ t, अगर t के बारे में बात करें इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे लिखता हूँ। सो हाफ t हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू रूट टी बाय म्यू। सो यहाँ से t की वैल्यू लिख सकता हूँ v स्क्वायर टाइम्स ऑफ म्यू। तो t के बदले लिखता हूँ v स्क्वायर टाइम्स ऑफ म्यू। और फिर उसके बाद आगे के हमारे पास है a स्क्वायर को एज इट इज लिखो a स्क्वायर और k को लिख लो ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर और फिर cos ओमेगा t और cos स्क्वायर kx। दिस इज du बाई dx। और यहाँ से अगर थोड़े से कैंसिलेशन वगैरह करें तो v स्क्वायर कैंसिल होगा। सो du बाई dx इज हाफ
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर के एक्स। और अगर डी के काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ के बारे में बात करें तो वो आया था हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स। तो ये दो एक्सप्रेशंस अब हमें क्या बता रहे हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स के बीच में दोनों का रिलेशन आ गया है। पर यूनिट लेंथ पे इतनी काइनेटिक एनर्जी और इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो नोड्स कहाँ थे भाई? नोड्स कहाँ पर थे? जहाँ पर साइन के एक्स की वैल्यू 0 थी और साइन के एक्स की वैल्यू जहाँ पर 1 थी वहाँ पर एंटी नोड थे। तो अगर साइन के एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो नोड के पार्टिकल के पास हो आप। तो अगर मैं साइन के एक्स 0 कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, मतलब नोड के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी। ये इक्वेशन भी वही बता रहा है। और अगर एंटी नोड्स के बारे में बात करूं तो वो कहाँ थे? जहाँ पर साइन के एक्स की वैल्यू 1 होती है, जहाँ पर साइन के एक्स 1 थी। तो जहाँ पर साइन के एक्स 1 था वो किसी भी टाइम पर उन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाला है। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हुआ। और अगर साइन के एक्स 0 है तो कॉस के एक्स 1 है। तो जिस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं थी उन पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि नोड के पास के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और जो नोड से दूर हैं जो कि एंटी नोड के पास हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हमने वहाँ पर लॉजिकली कंक्लूड किया था। यहाँ पर इक्वेशन भी हमको वैसा ही कुछ बता रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आगे बात कर लेते हैं कि ये एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होने वाली है किसी भी पर यूनिट लेंथ पे। तो अगर यू ई बाई डी एक्स लिखूँ तो ये होने वाला है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और फिर साथ में लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर के एक्स। तो दिस इज टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इन एन स्टैंडिंग वेव्स। किसी स्टैंडिंग वेव्स में ये टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है। तो अगर इसके बाद मैं बात करूं कि एनर्जी कंजर्व यहाँ पर एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है तो लेट अस टॉक अबाउट। तो ये इक्वेशन को अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ नाम देकर छोड़ते हैं और फिर इस इक्वेशन पे आगे कैलकुलेशन पर और आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी कैसी है। तो एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में अगर बात करें तो एनर्जी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आप कितनी एनर्जी से आगे बढ़ रही है पीछे जा रही है उसके बारे में बात करें। तो हमें पता है कि जो पावर है किसी वेव का वो होता है -t dy बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ dy बाई डी टी। दिस इज पावर ऑफ एनी वेव। ठीक है, किसी वेव की पावर हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं नोड्स के पार्टिकल के बारे में बात करूं, अभी मैं उससे भी समझेंगे, उस इक्वेशन से भी समझेंगे। तो नोड्स के पार्टिकल के बारे में अगर बात करें तो इन पार्टिकल्स के लिए अगर हम बात करें तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि नोड्स के पार्टिकल के पास कभी भी वेलोसिटी नहीं है। इनके पास वेलोसिटी नहीं है और वेलोसिटी ना होने के कारण इनसे पावर ट्रांसफर 0 होगा। पावर ट्रांसफर 0 का मतलब क्या है? इससे एनर्जी ना ही अंदर आएगी उस पॉइंट से और ना ही इससे इस पार्टिकल से एनर्जी बाहर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है और अगर इससे एनर्जी बाहर भी नहीं जा रही है, इससे एनर्जी अंदर भी नहीं आ रही है, इससे भी अंदर नहीं आ रही है, बाहर भी नहीं जा रही है, मतलब दो नोड्स के बीच में हमेशा एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो एनर्जी बिटवीन टू नोड्स ये हमेशा कांस्टेंट होगा।
याद रखना है आपको, दो नोड्स के बीच में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। व्हाट अबाउट एनर्जी बिटवीन, और अब एंटीनोड के पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो एंटीनोड्स के पार्टिकल की अगर बारे में बात करें तो मैं ऐसे किसी भी टाइम पे एंटीनोड के पार्टिकल को तोड़ सकता हूँ। तो इनके पास वेलोसिटी इस लाइन पे जो मैंने ड्रॉ किया है, और टेंशन के बगल के पार्टिकल्स कैसे लगा रहे होंगे, कुछ ऐसे लगा रहे होंगे। इनके बगल के पार्टिकल्स टेंशन कुछ ऐसा लगा रहे होंगे। तो टेंशन का जो, बिकॉज यहाँ पर पावर डिलीवर कर कौन रहा है, टेंशन कर रहा है हर एक पार्टिकल पे। अगर पावर, वेलोसिटी और टेंशन के बीच में बोल सकते हैं कि अगर एंगल एक्यूट है तो पावर राइट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज पावर डिलीवर्ड इज पॉजिटिव। और अगर टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो एनर्जी बोल सकते हैं लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये हमारा कन्वेंशन है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये टी हो गया, ये वी हो गया, और इनके बीच में हमेशा एंगल 90 है। तो एंटी नोड के भी जो पार्टिकल है इनसे भी पावर डिलीवर्ड अगर देखें तो वो भी जीरो है। मतलब एंटी नोड से भी एनर्जी इधर नहीं जा रहा है और इधर भी नहीं जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक नोड और एक एंटी नोड, इनके बीच में भी एनर्जी कंजर्व है, इनके बीच में भी एनर्जी चेंज नहीं होती है। एनर्जी का जो सम है हर एक पार्टिकल का, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी चेंज होगी, कभी वो काइनेटिक होगी, कभी वो पोटेंशियल होगी, कभी जीरो हो जाएगी। बट मैं बोल सकता हूं कि इन पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज हो रही है, बट ये टोटल एनर्जी इसके बीच में जो है वो चेंज नहीं हो रही है, एक नोड और एंटी नोड के बीच में। तो आपको पॉइंट लिख लेना चाहिए कि द एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज ऑलवेज कांस्टेंट, and the energy between a node and its corresponding antinodes is also constant। तो एक नोड और उसके अगले वाले एंटी नोड्स के बीच में भी एनर्जी कंजर्व है, और दो नोड्स के बीच में भी एनर्जी कंजर्व है। चाहो तो आप इनको हाफ कर सकते हो, इसका ये और ये जो है इसका 2 टाइम्स, मतलब एंटी नोड और नोड के बीच में जो भी एनर्जी है उसका 2 टाइम्स विल बी द एनर्जी बिटवीन टू नोड्स, ऐसा भी बोला जा सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर ट्रांसमिशन से। आप इसको इस रिजल्ट से भी सोच सकते थे, एक जगह डी वाई बाई डी टी जीरो है नोड के लिए, और एंटी नोड के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से भी सोचा जा सकता था कि पावर डिलीवर्ड जीरो है उन पे। तो ठीक है, हम ये एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लिए हैं। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि दो नोड के बीच में क्या एनर्जी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एनर्जी बिटवीन टू नोड्स, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो नोड्स के बीच में एनर्जी क्या है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखें तो एनर्जी डी ई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास है, और ये आई थी हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में अगला फैक्टर था कॉस स्क्वायर के एक्स और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ था। तो ये डी ई बाई डी एक्स था। अब मुझे ओवरऑल दो नोड्स के बीच में चाहिए, तो डी एक्स को इधर भेजते हैं, और अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, दो एंटी नोड, तो मैं किसी भी दो एंटी नोड्स के बीच में चेक कर लेता हूँ, सॉरी किसी भी दो नोड्स के बीच में चेक कर लेता हूँ। बेटर रहेगा कि हम 0 और लैम्डा बाई 2 पे चेक कर लें, बिकॉज एनर्जी तो सेम ही स्टोर होगी चाहे आप कोई भी दो एंटी नोड्स के बारे में बात करें, बिकॉज मोशन बिल्कुल सिमिलर है। तो इस वजह से यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इधर रखते हैं और साइन स्क्वायर के एक्स को इधर ले जाते हैं, और इसका इंटीग्रेशन बना लेते हैं 0 से लैम्डा बाई 2 डी एक्स के साथ। और यहाँ पर अगर देखें तो अगेन 0 से लैम्डा बाई 2 डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का 0 से लैम्डा बाई 2 पे इंटीग्रेशन आप बहुत ऑब्वियस है, आपको पता होगा कि ये 1/2 या फिर बोल सकते हो लैम्डा बाई 2 आने वाला है। तो एक बार हम करके देख लेते हैं कि क्या है, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ऐसा कुछ बनना चाहिए ना। साइन को अगर देखें तो 1 प्लस या फिर 1 माइनस जो भी है। तो इस वाले टर्म को जब इंटीग्रेट करोगे ना आप, ये बाई 2 है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप इसको लिखोगे साइन
2 था ये, तो ठीक है। इस हिसाब से अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या लिखना चाहिए। तो 1 कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो भी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ऐसा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन अगर 0 से लैम्डा बाई 2 करूँ तो क्या लिखूंगा मैं, अगर इसको देखें तो इसको लिखूंगा साइन 2 थीटा बाई 2, और थीटा के बदले फिर अपन के एक्स वगैरह की वैल्यू लिख सकते हैं, बिकॉज के एक्स के साथ मैं डील कर रहा हूँ। तो 2kx बाय यहाँ पर बोल सकते हैं 2k, ऐसा कुछ मेरा वैल्यू आने वाला है। तो 2/2 हो जाएगा, 4 बन जाने वाला है यहाँ पे, तो 4k ऐसा कुछ बनेगा। फिर जब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखूँगा ना, आप देख सकते हो k की वैल्यू 2π/λ है, तो 2π/λ, k की वैल्यू बस लिख रहा हूँ, लिमिट्स रख रहा हूँ, एक है λ/2। तो आप देख सकते हो एक आ रहा है आपका साइन 4π, शायद साइन 2π, और एक बार आएगा साइन 0। तो आई थिंक आप ये कैलकुलेशन तो समझ रहे होंगे। तो इस तरह से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा, और एक नीचे की तरफ आप बोल सकते हैं कि हाफ बच रहा है यहाँ पर, तो इसका दोनों का इंटीग्रेशन हाफ हाफ के फॉर्म में लिख लेंगे। और जब लिमिट्स रख रहे हैं अपन, तो λ/2 मतलब λ/4 का टर्म लिखूंगा मैं यहाँ से, तो इसका इंटीग्रेशन में भी λ/4, इसको भी करूँगा तो λ/4। तो इस वजह से जो टोटल एनर्जी है E, वो आप कुछ लिखोगे λ/4 मतलब λ/8 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को कॉमन लेते हुए आप 1 कर लोगे, तो दैट विल बी दी टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 नोड्स। 2 नोड्स के बीच में टोटल एनर्जी कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं अब किसी भी सेक्शन के बीच में मुझे अगर एनर्जी निकालना है किसी टाइम पे, तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितना पावर ट्रांसफर हुआ वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ रहा है कि ये कांस्टेंट आ रहा है, ये समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जो कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही कुछ है। ये कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो टर्म था वो किसी तरह से 1 हो गया, टाइम के इंडिपेंडेंट आ गया ये रिजल्ट। आप चाहोगे तो जब नोड के साथ करोगे तो भी आप कैलकुलेट करोगे, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 से λ/4, 0 से λ/4 करेंगे आप एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में, तो भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप इसको भी एक बार खुद से चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब भी पार्टिकल्स ऐसा चल रहे हैं तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्व है और ए और बी के बीच में भी एनर्जी कंजर्व है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारे पार्टिकल की एनर्जी लगातार चेंजिंग है। इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच की एनर्जी हमेशा लगातार चेंजिंग है। तो अब हम ऐसा पार्टिकल ढूंढना चाह रहे हैं जिनकी पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है विद टाइम। क्या ऐसे भी कोई पार्टिकल्स हैं इस लूप में जिसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है समय के साथ? तो लेट अस चेक कि टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ किसी पार्टिकल की अगर हम यहाँ से कॉपी करें, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन अगर यहाँ से कॉपी करें, तो क्या ये किसी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट हो सकता है? तो लेट अस चेक। तो ये कांस्टेंट कब होगा भाई? ये कांस्टेंट तभी हो सकता है किसी पार्टिकल के लिए जब मतलब समय के साथ चेंज ना हो। तो समय के साथ अगर चेंज नहीं होना है तो फिर से ये दोनों टर्म को 1 बनना पड़ेगा, और ये 1 तभी बन सकते हैं जब साइन स्क्वायर के एक्स और कॉस स्क्वायर के एक्स इक्वल होंगे। मतलब साइन के एक्स और कॉस के एक्स की वैल्यू जब इक्वल होगी उस वक्त हम बोल सकते हैं, मतलब के एक्स की वैल्यू π/4 होगी, π/4 होगी, या फिर सॉरी के एक्स की वैल्यू, हाँ के एक्स की वैल्यू π/4 बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू, तो k को लिखते हैं 2π/λ टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/4। तो यहाँ से पाई वाले टर्म्स को करता हूँ कैंसिल, तो x की वैल्यू कुछ आ रही है λ/8। मतलब λ/8 पे जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी समय के साथ चेंज
नहीं हो रही है। वो dE/dx उस पार्टिकल के लिए एक स्पेशल पार्टिकल है जिसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। अगर आप दूसरे लूप में ढूंढेंगे तो कहीं और मिलेगी। मैं इस लूप के बारे में बस बात करना चाह रहा हूँ।